Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो आज हम पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में। तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पता चल चुका है। कैसे पता चल चुका है? क्योंकि पिछले क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें था 2 मार्बल्स वाला जो क्वेश्चन था जिसमें 2 रेड और 5 ग्रीन मार्बल्स थे एक बैग में और फिर 2 रेड और 6 ग्रीन मार्बल्स थे दूसरे बैग में। तो उस बैग वाले क्वेश्चंस में हमने 2 पार्ट क्वेश्चंस रखा था। पहला पार्ट क्या था जिसमें हमको फाइंड करना था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या था कि अगर हमारे पास मार्बल रेड आया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 1 से है। 2 क्वेश्चंस थे। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को अपना खोलें और उसके बाद उस दोनों क्वेश्चंस को एक बार सामने में रख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट से ही हम अभी डिफाइन करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और फिर डायरेक्टली हम जाएंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो वो क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे उसमें मैं क्या हुआ था कि आपके पास कितने ऑप्शंस थे, बैग 1 और बैग 2 थे। सपोज अगर मैं यहां पे 3 इवेंट्स ले लूं, ठीक है, 3 इवेंट टाइप का 3 बैग ले लेता हूं। ये देखो ठीक है। तो अगर मैं 3 इवेंट ले रहा हूं ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, अब ये कैसा प्रोबेबिलिटी हो गया? जैसे ही मैंने वो जो क्वेश्चन था जिसमें बैग 1 और बैग 2 का, तो जब मैंने बोला था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल, तो आपने क्या किया था कि B1 इंटरसेक्शन विथ R, मतलब कि प्रोबेबिलिटी पहले की बैग 1 को चूज करने की। तो वैसे ही मैं लिख रहा हूं कि अगर सपोज करो ये बैग 1 है, ये बैग 2 है और ये बैग 3 है, ये बैग 1, बैग 2 और बैग 3 है, और अगर मैं रेड मार्बल का इवेंट डिफाइन कर दूं, ठीक है, ये ठीक है। तो अब क्या होगा पता है? ये ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास केस बनेगा। फ्लो कैसे बन रहा है कि पहला चीज ये होगा, अगर मुझे 3 इवेंट है, मेरे पास 3 इवेंट है, इवेंट ए, बी एंड सी, और ये तीनों कैसे इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि अगर एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है, मतलब कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट ऑकर। ठीक है, तो अगर 3 इवेंट है ए, बी, सी और एक इवेंट है ई, ठीक है, 3 इवेंट है ए, बी, सी और एक इवेंट है ई जो इन ए, बी, सी का क्या है? सबसेट है। जैसे कि क्या किया था हमने, बैग 1 था, बैग 2 था, अगर मैं एक बैग 3 भी ले लूं और उनमें रेड बॉल्स रहे तो मतलब कि बैग में बैग होने का प्रोबेबिलिटी कुछ रहेगा, उसमें से रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी, तो क्या हुआ? रेड बॉल जो था सबसेट था। तो अगर मैं इवेंट ई ले लूं, ठीक है, एबीसी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट एंड ई इज द सबसेट ऑफ एबीसी इवेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि ई के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं, अगर ई के टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सर जो फर्स्ट पार्ट था ना क्वेश्चन का, फॉर गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, वैसे ही करने वाले हैं। मतलब कि क्या, पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके बाद उस बैग में कितना प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल चूज करने का वो करेंगे हम। तो वैसे ही इसमें मैं क्या करूंगा पता है? इसमें भी मैं लिखूंगा फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन एज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर, मतलब कि ए को चूज कर दिया गया है, उसके बाद ई के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं ये और मींस की
क्या, या तो फिर ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, कि अगर पहले बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी और अगर बी को चूज कर लिया गया है उसके बाद ई के होने की प्रोबेबिलिटी, और मतलब कि ये वाला पार्ट या तो फिर P प्रोबेबिलिटी ऑफ C इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सी। ठीक है, ये तो ये जो है ना, ये पार्ट जो मेरे पास आया इतना पूरा, ये क्या बता रहा है पता है मुझे, ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या पार्ट है मेरा, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका जो वो मार्बल्स वाला क्वेश्चन था उसके फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा रिलेटेड दिख रहा है। ठीक है, कि इसमें हमने क्या किया, रेड बॉल को चूज करने का टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला कि क्या टोटल प्रोबेबिलिटी होगा रेड बॉल को चूज करने का। तो पहले बैग वन को चूज किया, उसके बाद अगर जब बैग वन को चूज कर चुका हूं उसके बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो गया, या तो फिर बैग टू को चूज करूं और बैग टू चूज करने के बाद रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो फिर बैग थ्री को चूज करूं उसके बाद बैग थ्री चूज होने के बाद रेड बॉल चूज होने की क्या प्रोबेबिलिटी। अगर सब को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। मैं बॉल का एग्जांपल जो दे रहा हूं वो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर, कॉन्सेप्ट क्या है ये। ठीक है, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर मैं बोलूं आपसे सेकेंड पार्ट में जाओ, उस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में जाओ, उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इफ द गिवन बॉल इज रेड, अगर आपको पता चल चुका है कि रेड बॉल आया है, आपकी कॉपी में वो क्वेश्चन खुला होना चाहिए और आप उसको देखते रहेंगे साथ साथ और समझते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास रेड बॉल आ चुका है तो उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम अ बैग वन। ठीक है, तो बैग वन से क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो वही चीज होगा क्या कि अगर मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी गिवन है ई, किसी भी इवेंट का हैपनिंग होने का उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ई, पीई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पीए से हो। मतलब कि अगर मुझसे क्या बोला जा रहा है कि अगर रेड बॉल आ चुका है तो बैग वन से आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही अगर इवेंट ई ऑकर हो चुका है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट ए से हुआ है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो ये क्या लिखूंगा, यहां पे मैं इसको लिखूंगा प्रीवेंट ये। ठीक है, तो इसको अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे डिफाइन करेंगे, ए इंटरसेक्शन ई बाय पीई। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पीई है ये, तो ये तो पार्ट जो है ना, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है पूरा मेरा ये। ठीक है, ये पार्ट। अब इसको मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं ब्रेक करने वाला हूं, मतलब कि इसको मैं लिखने वाला हूं पी ए इंटू पी ई बाय ये अपॉन दिस। ठीक है, तो ये पार्ट करेक्ट। तो ये कुछ उस टाइप का कंडीशन आ गया हमारा कि बैग वन से आया है, रेड बॉल आने की क्या कंडीशन थी, तो वो ये वाला पार्ट हो गया। ये क्या होगा, पीई, पीई इज दिस मच कंप्लीट टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हमने रेड बॉल निकालने का टोटल प्रोबेबिलिटी निकाले थे, फिर उसका यहां पे रखे थे, तो सेम चीज ये हुआ। पीए अगर हमारे पास नोन है और पीई बाय ए भी हमारे पास नोन है, तो मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, इस फॉर्म में रख दिया। तो मेरे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी अगर दिया हुआ है कि इवेंट ई ऑकर हो चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए को चूज किया होगा। ठीक है, ए को चूज किया होगा। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी। और यही जो चीज होगा ना, ये चीज, यही हमारा क्या है, बेस थ्योरम होगा। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको लिखवा दिया हूं। पर अगर मैं इसका सपोज करो इस पार्ट का भी एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए, इस पार्ट का भी एग्जांपल लिख देता हूं कि अगर बी बाय ई क्या होगा, तो बी बाय ई जो होगा ना वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये वैसे ही अगर पी सी बाय ई करूंगा तो सेम चीज। ठीक है,
ये, ठीक है। तो ये तीनों क्या है आपके बेस थ्योरम ही हैं। पर अब ना मैं इसको थोड़ा सा आपको एक स्टेटमेंट लिखूंगा डायरेक्ट बेस थ्योरम का। इस बेस थ्योरम का एक डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखूंगा, पूरा बोर्ड वाइप करूंगा, डायरेक्ट आपके स्क्रीन में स्टेटमेंट आएगा और फिर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में जाएंगे। क्यों स्टेटमेंट आएगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो भाई इतना ही है। टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है जो आप उस क्वेश्चंस में कर चुके हो। दूसरा चीज ये बेस थ्योरम का यही चीज करने वाले हो आप क्वेश्चंस में भी। और जो चीज है ना कि क्या बोलते हैं, जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को अगर आप रिकॉल करते हैं तो आप हो सकता है कि आप उसको कंफ्यूज हो जाए। पर फिर भी आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिर्फ नोट्स अच्छा प्रिपेयर करने के लिए मैं पूरा एक स्टेटमेंट एक फॉर्म में लिखूंगा आपके, और हम डायरेक्टली जाएंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो आप वीडियो पॉज करेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे और चलते हैं। मैं तुरंत स्टेटमेंट लिखता हूं। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है और ये पूरा फॉर्मूला है। ये सिर्फ मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि आप बाद में नोट्स मेंटेन करते हुए जा रहे हैं, उसके बाद अगर आप बाद में इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके पास एक पूरा एक स्टेटमेंट मौजूद रहे बेस थ्योरम का, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम है। तो अगर मैं इसको रीड करता हूं, E1 E2 E3 En, देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया ना उसमें मैंने क्या किया था, ए बी सी डी ऐसे करके मैं इवेंट्स लेके आया था, क्योंकि वो कन्वीनियंस के समझने के लिए ज्यादा इजी पड़ रहा था। अभी मैं फॉर्मूला, आपको स्टेटमेंट याद नहीं करना है, आपको जो मैंने फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट बताया किस क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन हमने मार्बल्स वाला किया था उसी क्वेश्चन के आधारित पे मैंने आपको जो फॉर्मूलाज लिखवाया उसको आपको समझना है। उसको एक बार अगर समझ लिए तो डायरेक्टली उसको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। इसको पर आप अपने नोट्स में लिखे रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ABCD की जगह इसको लिख रहा हूं E1 E2 E3 En आर एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है, दोनों रहेंगे, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। देन I क्या 1 2 3 तक n तक वो जा रहा है। देन एनी आर्बिट्री इवेंट A की जगह मैंने क्या किया था, E को बताया था, और विच इज सबसेट ऑफ समेशन ऑफ यूनियन ऑफ 1 से लेके n EI, मतलब कि E1 E2 E3 अप टू EN, करेक्ट। और उसका सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन 0, सो वी हैव दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे दिख रहा है मुझे, जो मैंने अभी आपको लिखवाया था वही फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई A अपॉन क्या PE हो रहा था, और PE किसके इक्वल हो रहा था, PE हो रहा था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई E बाई C, दिस, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के इक्वल हुआ था। तो आपको मेन याद यही रखना है, इसको नोट कर लेंगे बस, और इसी कॉन्सेप्ट से अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अ स्क्रीनिंग टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट अ सर्टेन डिसीजेस, ठीक है। डिटेक्ट करने के लिए डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा रहा है। इट इज फाउंड दैट 12% ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स, ठीक है, 12% ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स एंड 15% ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट्स आर इनकरेक्ट। मतलब देखो, इसको इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। ये क्या बोलना चाह रहा है कि 12% ऑफ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आर इनकरेक्ट, मतलब कि ये पॉजिटिव रिपोर्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट इज हाउ मच, 0.12, 12%, एंड कितने परसेंट ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट आपके इनकरेक्ट है, 0.15, ठीक है। मतलब कि रिपोर्ट पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने के बाद कितने इनकरेक्ट है, दैट इज 0.12। रिपोर्ट नेगेटिव है और कितने नेगेटिव रिपोर्ट इनकरेक्ट है, वो है 0.15। तो हमें क्या है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। तो ये चीज समझना था, पहला चीज। अब बोला जा रहा है, assuming that the probability of a person getting a positive report is 0.01। अब देखो, पॉजिटिव रिपोर्ट आने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 0.01, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज टेस्टेड गेट्स इनकरेक्ट रिपोर्ट इज, पहली बात ये कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने की अगर प्रोबेबिलिटी है 0.01, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट की कितनी होगी पता है,
ये होगी 1 माइनस 0.01 दैट इज 0.99 ये, ठीक है। और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, दैट अ पर्सन टेस्टेड गेट्स इनकरेक्ट रिपोर्ट, मतलब कि क्या ये बात कर रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी की। पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इनकरेक्ट रिपोर्ट आने का, मतलब कि क्या आपका टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनकरेक्ट रिपोर्ट, इनकरेक्ट रिपोर्ट, ये क्या होने वाला है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसको देखो, पहली बात ये दो केसेस पॉसिबल है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल है कि पहला पॉजिटिव रिपोर्ट आने का, ठीक है, पॉजिटिव रिपोर्ट आने का, और दूसरा नेगेटिव रिपोर्ट आने का। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.99 और इसका प्रोबेबिलिटी है 0.01। अब एक बार अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया या एक बार नेगेटिव रिपोर्ट आ गया तो उसके बाद कितना प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव का इनकरेक्ट होने का, 0.12, मतलब कि इनकरेक्ट पॉजिटिव कितना है 0.12 और नेगेटिव कितना इनकरेक्ट है वो है 0.15, ठीक है। ये अब इसको अगर मैं इनकरेक्ट डिफाइन करता हूं इवेंट को, तो ये देखो आपके कुछ ना फॉर्मूला टाइप का बन रहा है, जो फ्लो, जो मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी के सामने में आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो चीज सेम चीज यही बन रही है। तो अगर इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है यहां से, कि अगर मैं लिखूं 0.01, पहला अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने के बाद इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि एंड इनकरेक्ट इज 0.12 प्लस, और मतलब कि क्या, और नेगेटिव रिपोर्ट नेगेटिव है एंड वो नेगेटिव रिपोर्ट इनकरेक्ट है, मतलब कि रिपोर्ट नेगेटिव है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.99 एंड उसकी रिपोर्ट, उस नेगेटिव रिपोर्ट इनकरेक्ट है वो क्या है 0.15, दिस इंप्लाई इक्वल टू 0.1497, ये, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा एग्जांपल था। इसमें आपको समझना क्या था, ये दो पार्ट, कि ये जो दो चीजें दी हुई है ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पहला चीज ये समझना था। उसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट का ये है, तो नेगेटिव रिपोर्ट का 1 माइनस 0.01 इसलिए होगा क्योंकि ये जो इवेंट्स है ना, ये हमेशा एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे, और एग्जॉस्टिव इवेंट जो रहता है ना आपका, वो हमेशा क्या होता है, सम ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज इक्वल टू 1, व्हाई, बिकॉज एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट ऑकर, मतलब एक ना एक तो पक्का ऑकर करेगा ही, इसलिए जो आपका पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ये दो ही पॉसिबल केसेस है, और दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा 1 होगा अगर मैं ऐड करूंगा तो, इसलिए आपको फिर ये आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद डायरेक्टली हमने बेस थ्योरम भी नहीं लगाया, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी से ही सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया ये, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपका हो जाएगा 0.1497, ठीक है, दिस। तो अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नोज द करेक्ट आंसर मतलब कि प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज इज गिवन एज 2/3, ठीक है। इफ द स्टूडेंट डज नॉट नोन द आंसर देन द स्टूडेंट गेसेस द आंसर, ठीक है। अगर उसको आंसर नहीं पता तो वो गेस मारता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेस्ड आंसर बीइंग करेक्ट इज 1/4, मतलब कि क्या, कि अगर स्टूडेंट पहले क्या गेस कर रहा है, गेस करने के बाद वो जो आंसर टिक किया है वो करेक्ट आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ठीक है। दिस गिवन दैट द स्टूडेंट हैज आंसर्ड क्वेश्चन करेक्टली, अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि अगर क्वेश्चन में, कि अगर स्टूडेंट ने आंसर करेक्टली कर दिया है, आंसर करेक्टली कर दिया है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोन द करेक्ट आंसर इज, मतलब कि अगर स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको उस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, ठीक है। मतलब कि उसने गेस नहीं किया है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुझसे, ठीक है। ये तो देखो क्या क्या दिया है इस स्टेटमेंट्स में, कि पहला प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज नोन द करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग इज 2/3, पढ़ के गया था मतलब। और अगर गेस कर रहा है, उस गेस आंसर का करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आंसर करेक्ट मार्क किया गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको पता होगा आंसर, ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसको अब हम क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, विजुअलाइज करेंगे मतलब कि करेक्ट मार्क करते हैं। आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना पड़ेगा। दो केसेस पॉसिबल है क्या, एक अगर इनकरेक्ट हो, सॉरी, एक अगर उसको आंसर पता है, नोन एंड गेस्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर मार्क करने के लिए दो केसेस पॉसिबल है। पहला, या तो उसको आंसर पता होगा या तो उसने गेस किया होगा। अब अगर नोन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3 हमको गिवन है। ठीक है, 2/3। और गेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। क्यों, क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे, ये एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे, तो डेफिनेटली 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। इसको मैं देता हूं यहां पे, इक्वल टू 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ये करेक्ट। अब अगर मेरे पास क्या गिवन है, सी के, ये पता लगाना है मुझे, और सी गेस्ट, तो ये चीज तो मुझे पता है, दैट इज 1/4। और ये चीज जो होगी, ये क्या होगी, इसके बारे में सोचो। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये क्या होने वाला है, ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मुझे आंसर पता था उसके बाद मैंने करेक्ट मार्क किया। ठीक है, मुझे आंसर पता था उसके बाद मैंने करेक्ट मार्क किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये होगी गारंटीड 1। क्यों भाई, देखो अगर मुझे पता है कि इन चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन करेक्ट है और उसके बाद मैं करेक्ट मार्क करूंगा तो डेफिनेटली 1 ही प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि मुझे तो पता है उसका आंसर क्या है। तो करेक्ट मार्क करने की प्रोबेबिलिटी जब मुझे आंसर पता है तो वो डेफिनेटली 1 होगी, और जब मैं गेस कर रहा हूं तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। तो ये था हमारा क्या, ये इस क्वेश्चन का मेन की फैक्टर, इसी को गैस करना था, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो यहां पे इसको हमने गैस किया, अब ये चीज हमें पता थी, ये हम निकाल लिए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था। अब अगर इसको निकालना है तो मैं क्या बताया था फॉर्मूला आपको, K/C पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, K इंटरसेक्शन C और अपॉन PC। ठीक है, PC क्या होगा, ये तो भाई हमारा यही तो निकाला है हमको, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट आंसर। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर इज व्हाट, इट इज, अगर नोन है तो क्या होगा 2/3 एंड करेक्ट है मतलब कि इंटू 1। फिर अगर गेस किया है तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी एंड गेस्ड आंसर करेक्ट है इंटू 1/4। ठीक है, तो ये हो गया ये पीसी, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब क्या करना है, इसको निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था आपको, ये चीज के लिए कि इसको मैं लिख सकता हूं पी के इंटू पी सी बाय के, ये। ठीक है, इसी को मैंने डिराइव किया था, आपको याद है, टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम, उसके बाद मैंने इसको डिराइव किया। तो ये काइंड ऑफ बेस थ्योरम ही लग रहा है, पर हमें बेस थ्योरम को स्टेटमेंट याद नहीं करना, हमें मेमोराइज नहीं करना, हमें बेसिक लॉजिक से जा रहा है। तो लॉजिक का मैंने पहले डिफाइन कर दिया था, उसके बाद ही मैंने स्टेटमेंट को लिखवाया था, और स्टेटमेंट को आपको बस रखे रहना कॉपी में। कभी आप भूल गए कॉन्सेप्ट को तो आपको उसको पढ़ना है, पर अभी के लिए क्योंकि आपको अभी सीखे हैं तो कॉन्सेप्ट आपको यही याद रहना चाहिए। तो अब ये चीज तो हमें पता है, देखो पीके कितना गिवन है, 2/3 गिवन है, सी बाई के कितना है 1 है, और ये है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पे, तो ये कितना आ रहा है 2/3 इंटू 1 अपॉन हाउ मच, 2/3 प्लस 1/12, और अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं ये आएगा 8/9, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें आपने टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग गिविंग द करेक्ट आंसर, मतलब कि करेक्ट आंसर का टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। उसके बाद हमने बेस थ्योरम भी देख लिया कि अगर आंसर करेक्ट है तो नोन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जो होता है डन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन।
तो ये हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इन द गिवन डे इन द रेनी सीजन इट मे रेन 70% ऑफ द टाइम। मतलब कि रेनी सीजन में रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इन अ रेनी सीजन इज गिवन एज 0.7। और अगर रेन होने की 0.7 है तो नहीं होने की क्या होगी? नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.3। 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो ये देख, ये सारी चीजें ना एग्जॉस्टिव है, ये आपको पहले ही देख पढ़ते हुए ही समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्जांपल लिया था, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में या तो पहले आपका रिपोर्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके बाद ही करेक्ट होने की चांसेस आपको पता चलेंगे। तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव रिपोर्ट या तो नेगेटिव रिपोर्ट। तो दोनों क्या बन गए? एक साथ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट बन गया। वैसे ही जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसमें भी हमने क्या कंसीडर किया था? आंसर या तो पता होगा या तो गेस करेगा। अगर छोड़ के आएगा क्वेश्चन को तो उसमें करेक्ट तो नहीं होगा ना। तो या तो दो करेक्ट होने के लिए दो ही पॉसिबल केसेस हैं, या तो पता होगा या तो गेस करके आएगा। तो उस केसेस में भी वो दोनों केसेस क्या हो गए? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गए। वैसे ही रेनी सीजन में या तो रेन होगा या तो रेन नहीं होगा। तो नहीं होगा मतलब कि 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो इवेंट है वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। और उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो जो उन सब के होने की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करते हैं, उन सब के होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो हम पहले देख चुके थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू व्हाट? 1। ठीक है, इफ इट रेन्स चांसेस दैट अ विलेज फेयर विल मेक अ लॉस ऑन दैट डे इज 80%। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है। मतलब कि इफ इट रेन्स, बोला जा रहा है कि रेन हो चुका है, रेन हो चुका है, तब उस दिन लॉस होने का चांसेस कितना गिवन है? 80%। मतलब कि रेन हो चुका है एंड उस दिन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी इज 0.8। ठीक है, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिकोड करना आना चाहिए। पूरा का पूरा मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी के, कि पूरा का चीज हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? डिकोडिंग ही होगा। इसलिए मैंने आपको एक एक टर्मिनोलॉजीज का अच्छे से मीनिंग समझा दिया था। ठीक है, रेन हो चुका था, उसके बाद लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 गिवन है। हाउएवर इफ इट डज नॉट रेन, अगर रेन नहीं होता है, चांस दैट फेयर विल मेक अ लॉस ऑन दैट डे इज ओनली 10%। मतलब कि अगर रेन नहीं हो रहा है, अगर रेन नहीं हो रहा है और उस दिन भी लॉस में चला जाए अगर फेयर, मतलब कि नहीं रेन होने से भी लॉस अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1.1। ठीक है, ये 0.1। इफ द फेयर हैज नॉट मेड अ लॉस ऑन अ गिवन डे, मतलब कि अगर पहले आपको बोल दिया जा रहा है कि लॉस नहीं हो रहा है, फेयर ने लॉस नहीं किया है, पहले ही मेंशन्ड है, then what in a rainy season, what is the probability that it has not rained on that day? मतलब कि इतना सब कुछ बताने के बाद, ये पूरे पैराग्राफ से हमने ये चारों चीजों को डिकोड किया, उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर लॉस नहीं हुआ है, ये हमें पता है, लॉस नहीं हुआ है अगर हमें ये पता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस दिन लॉस नहीं हुआ था वो क्या, कौन सा डे होगा? उस दिन बारिश भी नहीं हुई थी, तो नॉट रेन्ड का केस। ये क्वेश्चन है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये तो पूरा डिकोडिंग का पार्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम हटा भी देंगे तो अभी हम इससे सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकली। तो पहले क्या किया? डिकोड करके इस फॉर्म में लाया। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। ये होता है सिंपल सा, करेक्ट, दिस इज दिस। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इनटू ठीक है, और ये लॉस, करेक्ट। अब इसको मैं अगर डिकोड कर रहा हूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये। तो देखो पूरा डिकोड कर दिया मैं कि
ये वाला चीज हमको पता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसके बाद हमने इसको बेस थ्योरम में कन्वर्ट किया, ये भी हमको पता है। अब यहां पे मैंने क्या किया, देखो कि ये जो हमको क्या मिल रहा था, प्रोबेबिलिटी की रेन नहीं हुआ है उस दिन लॉस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्या था, जिस दिन रेन नहीं हुआ है उस दिन लॉस नहीं होने का प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा था, पर उसको हम डिकोड नहीं कर सकते। देखो इतना ही चीज हमारे पास गिवन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रेन नहीं हुआ है उस दिन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जिस दिन रेन नहीं हुआ है उस दिन लॉस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में यही है, ठीक है। अगर ये इवेंट आपका पीई है तो 1 माइनस पीई बार विल गिव मी दिस, ठीक है। तो यही बोला जा रहा था आपसे कि अगर जिस दिन रेन नहीं हुआ है उस दिन लॉस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी, तो मैंने क्या किया, जिस दिन रेन नहीं हुआ है उस दिन लॉस होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं 1 से माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब ये चीज मेरे पास पता है, देखो आर बार गिवन है, ये पार्ट मेरे को पता है, ये पार्ट मेरे को पता है, ठीक है। दिस इज गिवन, ये भी पता चल चुका है। अब पी एल व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। देखो आपको एल बार निकालना था, पर एल बार आप क्या निकाल सकते हो इस स्टेटमेंट से, नहीं, आप लॉस होने का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये देखो लॉस होने का टोटल प्रोबेबिलिटी। अब अगर लॉस हो रहा है तो दो केसेस पॉसिबल है, लॉस होने के लिए दो केसेस पॉसिबल है, क्या कि अगर रेन हुआ होगा या तो फिर नहीं हुआ होगा, नॉट रेन्ड, ये दो केस पॉसिबल है, करेक्ट। अब अगर रेन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, ये हमें गिवन था 0.7 और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 0.3। अब उसके बाद रेन होने के बाद लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन थी, L by R was given as 0.8 और रेन नहीं होने के बाद लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन थी, ये गिवन था 0.1, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं पूरा ऐड करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना आ रहा है मेरे पास पता है, ये आ रहा है, देखो 0.7 रेन हुआ और उस दिन लॉस हुआ मतलब कि 0.8, या तो फिर रेन नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी एंड उस दिन लॉस हो गया, ठीक है। रेन नहीं हुआ एंड लॉस हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। तो अब मेरे पास सारे चीजें नोन आ गए हैं, ठीक है, सब कुछ मुझे पता है। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं उनका फॉर्मूला, ठीक है, तो यहां पे मैं ऊपर में लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं, तो पी आर बार इज हाउ मच, 0.3 इंटू 1 माइनस एल बाय आर बार दैट इज 0.1 अपॉन 1 माइनस दिस 0.7 इंटू 0.8 0.3 इंटू 0.1। ये इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं ना तो मेरे पास कितना आने वाला पता है, 27/41, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिखता हूं यहां पे 27/41, ये। तो यहां पे हमने 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पे हमारा खत्म होता है, बेस थ्योरम भी यहां पे हम लोग का खत्म होता है। तो आपने देखा अभी तक क्या कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा ही एक स्टेप अहेड था, क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हमने मार्बल्स वाला क्वेश्चन किया था ना, उसको एक बार आप जाके फिर से एक बार देखेंगे, उसमें 2 पार्ट्स थे क्वेश्चन के, उन दोनों पार्ट को समझेंगे कि क्या डिफरेंस हो रहा था। उसके बाद मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट लिखवाया था। स्टेटमेंट को भूल जाओ, उस स्टेटमेंट को भूल सकते हो आप, और फिर जो कॉन्सेप्ट के बाद अगर आप डायरेक्टली इस न्यूमेरिकल, इन 3 न्यूमेरिकल को ही अच्छे से समझ के एक बार फिर से अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से ग्रास्प हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा मेजर पार्ट कवर हो चुका है, बेसिक्स हमारे बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं पता है, अब मैं रैंडम वेरिएबल्स की तरफ जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे डिस्कस करना है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब चीज के लिए ना मुझे रैंडम वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और रैंडम वेरिएबल से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।
And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।